नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एग्ज़ाम चाहे 8 को हो, चाहे 9 को हो या 10 को हो, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह क्लास है। इस क्लास में जो है हम आपको हिंदी के संपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है और आपको इस क्लास से एग्ज़ाम में जो है हिंदी के पेपर में जो है 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है लगभग 40 से 50 नंबर जो है आपको हिंदी के इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। आपका एग्ज़ाम चाहे जिस डेट को हो, चाहे जिस शिफ्ट में हो, आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है? तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग रट लो। जो क्वेश्चन टफ लगे उसको आप लोग एक नोटबुक में लिख लो, जो आसान लगे उसको आप लोग मन में याद रख लो। ठीक है? क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हिंदी का ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अरण्य यानी जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों, लास्ट में नहीं शब्द देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है? क्योंकि बच्चे यहाँ तक पढ़ लेते हैं, जंगल का पर्यायवाची पर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं नहीं देखते हैं। तो इसलिए आप लोगों को नहीं जरूर देखना है। ठीक है? पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। ठीक है? पूरा। इसका सही जवाब हो जाता है उपवन। ठीक है? ये उपवन सही जवाब है। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। बाकी तीनों जो हैं जंगल के पर्यायवाची हैं। बाकी सब जंगल के पर्यायवाची हैं। ये उपवन मतलब क्या होता है? बगीचा। कितने बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 सही हुआ? कमेंट करके जल्दी से बता दो। और आप लोग अपना स्कोर शेयर करते रहना। जब जब हम इस क्लास में पूछेंगे स्कोर, तो आप लोग स्कोर अपना शेयर कर लेना। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है? केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसके लिए हम आपको देंगे 15 सेकंड। 15 सेकंड में आप लोग इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन है झंडा, आचार्य, किरण या दिशा। तो केतु का पर्यायवाची है झंडा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, झंडा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, तिमिर शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तिमिर शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? आलोक, किरण, रंगीन या अंधकार। तो 3 का सही जवाब हो जाता है आलोक। ठीक है? क्या है? आलोक है। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, आलोक का होता है प्रकाश। तो यहाँ पर क्या पूछा है? विलोम शब्द। तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक, क्योंकि आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश। और तिमिर का मतलब अंधकार। ठीक है? अगला क्वेश्चन, जंगम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जंगम का निम्नलिखित में से विलोम शब्द कौन सा है? अगम, स्थावर, चंचल या जड़। जंगम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 4 का सही जवाब है स्थावर। जंगम यानी जो चल सके, स्थावर यानी जो स्थिर रहे। तो जंगम मतलब चल सके, स्थावर मतलब स्थिर रहे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही जवाब है, स्थावर। ठीक है? हमने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं अब तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्रूर, निर्दयी, निर्मम या निडर। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वो होता है निर्ममता यानी कि निर्मम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा निर प्लस ममता। क्या आएगा? एक तो आएगा आपका निर, और उसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा? ममता। क्या आएगा? ममता। ये इसका होता है संधि विच्छेद। ठीक है? ममता। अगला क्वेश्चन, जो कठिनाई से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से समझ में आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्बोध, अगम, क्लिष्ट, असाध्य। तो जिसका बोध या समझना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुर्बोध। क्या बोलते हैं? दुर्बोध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दुर्बोध। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
बहुत खुश होना, संतोष या शांति मिलना, बीमार होना, डर जाना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 7 का सही जवाब है संतोष या शांति मिल जाना। संतोष या शांति मिल जाना कलेजा ठंडा होने का सही अर्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नीम हकीम खतरा ए जान। नीम हकीम खतरा ए जान लोकयुक्ति का सही अर्थ है अल्पज्ञ हानिकारक होना या अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम से बीमारी का इलाज होता या होना, हकीम के पास ना जाना, जान बूझकर खतरे में पड़ना। तो नीम हकीम खतरा ए जान लोकयुक्त का सही अर्थ है तो अल्पज्ञ या अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। क्या होता है? कम ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है, इसलिए ज्ञान रखो तो संपूर्ण रखो, अदरवाइज ज्ञान ना रखो। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है पूरी तरह से शुद्ध है? संपूर्ण हिंदी सिलेबस पर है क्लास। ठीक है, संपूर्ण हिंदी सिलेबस पर हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको एग्जाम के पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो पूर्ण शुद्ध रूप जो है इसमें वो है साहित्य और समाज का अनाशय अनाशय आश्रित संबंध है। सी सही जवाब है। ठीक है, साहित्य और समाज का अन्याश्रित संबंध है। अनेकों अनेकों गलत हैं भारी भरकम भीड़ से, और पुनरुक्ति में मोतियों की एक माला होना चाहिए। 10 नंबर, मेरे को बाजार जाना है। इस वाक्य को का शुद्ध रूप क्या होगा? मेरे को बाजार जाना है। मैंने बाजार जाना है गलत हो जाएगा। मुझे बाजार जाना है, ये सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं फिर भी। मुझको बाजार को जाना है, मैं मुझको बाजार जाना है, ये भी गलत हो जाएगा। मेरे को बाजार को जाना है, नहीं नहीं ये भी गलत है, मेरे को नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हमने आपको 10 क्वेश्चन अब तक कराए हैं और 10 का मतलब होता है इस क्लास में हमने आपको 20 नंबर का पेपर सॉल्व करा दिया है। ठीक है, 20 नंबर का पेपर सॉल्व करा दिया है। आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे भी आपको बचे हुए सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग अपना स्कोर शेयर कर दीजिए, आपके 20 नंबर में कितने नंबर बने हैं, जल्दी से अपना स्कोर शेयर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण वाक्य का या भाग का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें एक गुलाब की माला पहनाई गई। अच्छा, एक गुलाब की माला या गुलाब की माला? या किसी को पहनाया जाएगा तो गुलाब की माला ही तो पहनाया जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो, उन्हें गुलाब की माला, एक गुलाब की माला क्या हो जाता है? उन्हें गुलाब की माला पहनाई गई, उन्हें एक गुलाब की माला पहनाई गई। एक गुलाब की माला नहीं, गुलाब की एक माला। ठीक है, गुलाब की एक माला होता है, एक गुलाब नहीं। एक गुलाब का मतलब है एक गुलाब का फूल मतलब, लेकिन गुलाब की एक माला, जब गुलाब की एक माला कहोगे तो उसमें बहुत सारे गुलाब आ जाएंगे, वो माला बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करा, एक गुलाब, तो ये एक गुलाब की कहीं माला बनती है? नहीं बनती है। तो यहाँ पर उन्हें गुलाब की एक माला पहनाई गई, उन्हें गुलाब की एक माला पहनाई गई। तो गुलाब की एक यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जब एक आपका गुलाब की एक माला पहनाएगी तो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत है। तो उन्हें और उन्हें एक गुलाब की माला पहनाई गई, तो यहीं पर यही त्रुटि है। ठीक है, यही त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वाक्यों के लिए या वाक्य के किस भाग में व्याकरण अशुद्धि है? यद्यपि वह गरीब है परंतु वह ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है परंतु वह ईमानदार है, तो परंतु वह गलत हो जाएगा। ठीक है, यद्यपि के साथ हमेशा तथापि को जोड़ा जाता है, परंतु नहीं, तथापि। यद्यपि के साथ हमेशा तथापि।
तो ऑप्शन नंबर परंतु हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मतलब बी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन में यही त्रुटि पहचाना था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। तरिण और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो जहाँ पर छोटी ई होती है वहाँ पर होता है नाव, जहाँ पर बड़ी ई होती है वहाँ पर होता है सूर्य। कैसा है? नहीं। जहाँ पर छोटी ई होती है वहाँ पर होता है नाव ऊंचे का, और जहाँ पर बड़ी ई होती है वहाँ नाव नीचे का। तो सूर्य और नाव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ छोटी ई वहाँ पर सूर्य, याद रखना। छोटे से ऊंचे जाना है मतलब बड़ा, बड़ा का था सूर्य, और बड़ी से छोटी में आना है, इसका मतलब होता है तरणी। उल्टा होगा। ठीक है, मात्रा के अपोजिट आप लोग पहचाना तो आराम से याद कर लोगे। यही पहचान तरीका है कि छोटी ई में आ जाएगा बड़ा वाला, क्या बड़ा होता है? सूर्य। और बड़ी ई में छोटा आएगा, छोटा का होता है नाव। तो सूर्य और नाव, तरिण और तरणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। सत्य और अहिंसा का संबंध है। सत्य और अहिंसा का संबंध किससे है? तो घनिष्ठ से। किससे? घनिष्ठ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है। किसी भी औपचारिक पत्र को लिखते समय प्रेषक का पता और दिनांक समानतः पत्र में कहाँ लिखे जाते हैं? किसी भी औपचारिक पत्र को लिखते समय प्रेषक का पता और दिनांक समानतः पत्र में कहाँ लिखे जाते हैं? पत्र के बिल्कुल मध्य में, बाईं या दाईं ओर शीर्ष पर प्रारूप के अनुसार, और पत्र के सबसे नीचे बाईं ओर लिफाफे के पीछे। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बाईं या दाईं ओर शीर्ष पर, बाईं और दाईं ओर शीर्ष पर प्रारूप के अनुसार। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसका मतलब है हम आपको 30 नंबर का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। 30 नंबर का। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके कितने नंबर बने, कितने बच्चों के जो है 25 नंबर बने, 24 बने, 22 बने, 20 बने, और आपके 28 बने। कितने बच्चों के? ठीक है, 20, 22, 24, 28 और 26, कितने बच्चों के नंबर बने? कमेंट करके जल्दी से बताओ। चलते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय आदेश एक साथ अनेक विभागों या अधिकारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना, अनुस्मारक, परिपत्र या अर्धशासकीय पत्र। तो 16 का सही जवाब हो जाता है परिपत्र, सर्कुलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सर्कुलर, परिपत्र। क्वेश्चन नंबर ये 17 से 25 तक गद्यांश के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है, और इन्हीं गद्यांशों से ही एग्जाम में क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पर हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गद्यांश से। अगर एक गद्यांश आएगा, तो अगर 2 गद्यांश छोटे छोटे आ गए तो हो सकता है 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर करा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ना गद्यांश को, और सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर देना है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट होता है यहाँ पर गद्यांश को समझना। गद्यांश को समझ जाओगे पढ़ते पढ़ते तो आंसर अपने आप कर लोगे। गद्यांश नहीं समझ पाओगे, आंसर गलत कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप गद्यांश को आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो पढ़ते हैं, आप लोग समझना। कह रहा है राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका सर्वोपरि होती है। ठीक है, राष्ट्र के विकास में जो आपके नौजवान साथी हैं उनकी जो है भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है, सबसे सर्वोपरि होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, सर्वोपरि। युवा शक्ति ही देश भी, क्या कह रहा है वो? युवा शक्ति ही किसी भी देश की प्रगति की का मुख्य आधार स्तंभ है। यानी कि युवा शक्ति जो है वो देश का स्तंभ आधार प्रगति का। ठीक है, जिस देश के युवा अनुशासित चरित्रवान, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं, वह देश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहता है। इसके विपरीत यदि देश की युवा पीढ़ी दिशाहीन, क्या दिशाहीन होकर वैष्णव और सामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाए तो उस देश का भविष्य जो है अंधकारमय हो जाता है। आज की आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं को सही शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य को भी बोध कराया जाए, ताकि वे अपने ऊर्जा का उपयोग देश के निर्माण में कर सकें। ठीक है, तो यानी कि पूरे देश के ऊपर है और युवाओं के ऊपर है ये पूरा कथन।
तो आराम से कर लोगे। पहला करा, राष्ट्र के विकास में भूमिका को सर्वोपरि माना गया है। भैया युवाओं को माना गया, किसको? युवाओं को माना गया शुरुआत में ही। कहाँ पर माना गया? ये देखिए, राष्ट्र के विकास में युवाओं को भूमिका को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, तो युवाओं हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, टाइम कम लगता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश निरंतर उन्नति के पथ पर कब अग्रसर रहता है? जब युवा अनुशासित और राष्ट्र प्रेमी हों, या जब देश में बहुत सारा धन हो, जब कारखाने अधिक संख्या में हो, या जब केवल विदेशी तकनीक का उपयोग हो। नहीं, जब युवा अनुशासित और राष्ट्र प्रेमी हों तब देश निरंतर उन्नति के पथ पर रहता है। वहाँ पर लिखा था सेंटेंस में। ठीक है, पैराग्राफ जो गद्यांश था उसमें। अगला क्वेश्चन, युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग किस कार्य में होना चाहिए? केवल धन कमाने में, देश के निर्माण में, आपसी विवादों में, मनोरंजन में। तो भैया देश के निर्माण में। कहाँ होना चाहिए? देश के निर्माण में होना चाहिए। युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग देश के निर्माण में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, युवा पीढ़ी के दिशाहीन होने पर देश का क्या प्रभाव पड़ता है? देश अमीर बन जाता है, देश का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, समाज में शांति फैलती है, शिक्षा का स्तर सुधरता है। भैया युवा जो है दिशाहीन होने पर जो है देश में प्रभाव जो पड़ता है, देश जो है भविष्य के अंधकारमय हो जाता है। ठीक है, देश का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, गद्यांश के अनुसार आज युवाओं को शिक्षा के साथ साथ किस चीज़ की आवश्यकता है? तकनीकी ज्ञान की, नैतिक मूल्यों की, बोध की, शारीरिक व्यायाम की, केवल किताबी ज्ञान की। ये नैतिक मूल्यों की, बोध की। ठीक है, नैतिक मूल्यों के बोध की आवश्यकता है। ठीक, गद्यांश के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, और कहाँ लिखा है दिखा देते हैं। लिखा पढ़ा दिए, पहले बार में समझा दिया था कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। आज के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का बोध कराया जाए। ठीक है, यही है। ठीक है, तो थोड़ा बोलने पूछने का तरीका भले बदला हो, लेकिन है गद्यांश है सब कुछ। ठीक है, सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन है, अग्रसर पद का तात्पर्य क्या है? अग्रसर पद का तात्पर्य क्या है? आगे की ओर बढ़ना या पीछे की ओर बढ़ना या नीचे गिरना? तो अग्रसर का मतलब होता है आगे, आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, अग्रसर। अगला क्वेश्चन है, अनुशासित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनुशासित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इत, ता, सित और आ। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए प्रत्यय आगे लगता है कि पीछे लगता है। यदि ये पता होगा तो आप लोग आराम से कर लोगे। तो भैया उपसर्ग, उप मतलब पहले, प्रत्यय मतलब बाद में। उपसर्ग, उपसर्ग लगता है पहले, प्रत्यय लगता है बाद में। तो यहाँ पर इति है। क्या है? इति। अनुशासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इति प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा? इत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर, उन्नति शब्द का सही विलोम क्या होगा? उन्नति शब्द का सही विलोम क्या होगा? प्रगति, अवनति, विकास या उत्थान? ठीक है, उन्नति। उन्नति का सही विलोम क्या होगा? अच्छा, ये उन्नति का विलोम तो पूछा, लेकिन ये है इसी पैराग्राफ से ही। उन्नति शब्द का पैराग्राफ यहीं से है, आपको दिखा देते हैं हम। ठीक है, ये जो गद्यांश दिया है, गद्यांश से ही पूछा गया है। तो आप लोगों को विलोम तो पता होना चाहिए। ये आप लोग कर रहे हैं, उन्नति का विलोम पूछा गया। अच्छा, उन्नति का मतलब यहाँ समझ जाओ, विलोम आराम से कर लोगे। यहाँ पर इतना ही पता है, हालांकि सबको पता होगा, इतना ही पता है। तब देखो, उन्नति यहाँ पर कहीं दिखेगा आपको, पढ़ोगे जब इसको तो यहाँ पर कहीं उन्नति दिखेगा आपको, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो सर्वोपरि देश की प्रगति, स्तंभ, युवान सशस्त्र, चैतवान, राष्ट्र प्रेम की भावना, उत्प्रेरक, निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहना। निरंतर उन्नति के पद पर अग्रसर रहना मतलब निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना, उन्नति करना। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा उन्नति ना करके, उन्नति ना करके नीचे को अवनति करना। क्या करना? अवनति करना है, वृद्धि ना करके नीचे गिरना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो है अवनति दिख रहा है। ऑप्शन में क्या दिख रहा है? अवनति। ये अवनति ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रगति तो उसी में आ जाएगा, विकास भी उन्नति का हो जाएगा, उत्थान भी उन्नति का हो जाएगा। एक ही विलोम है, अवनति। ठीक है, इस गद्यांश के लिए सबसे सटीक शीर्षक क्या होगा? इस गद्यांश के लिए सबसे सटीक शीर्षक क्या होगा? अनुशासन का महत्व, राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति, आधुनिक शिक्षा पद्धति, समाज की कुरीतियाँ। तो राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति होना चाहिए
सबसे उपयुक्त ठीक है, हाँ। राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति जो है इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति। ठीक है, तो हमने आपको इस क्लास में 25 क्वेश्चन कराए हैं। 25 का मतलब होता है एग्जाम में 50 नंबर। 50 नंबर का पेपर हमने आपको सॉल्व कराया है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके कितने नंबर बने, कितने बच्चों के जो है 50 में 50 बने, कितने बच्चों के 50 में 40 बने, कितने बच्चों के 50 में 46 बने, कितने बच्चों के 50 में 48 बने, कितने बच्चों के 50 में 44 बने, कितने बच्चों के 50 में 42 बने, कितने बच्चों के 50 में 38 बने। ठीक है, तो सभी लोग अपना कमेंट करके बताओ कितने लोगों के 50 में 36 बने। ठीक है, 36, 38, 38, 40, 42, 44, 46, 48। सभी लोग कमेंट करके बता दो जिसके जितने नंबर बने हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।